दोस्तों, आज का विषय है ओवेरियन सिस्ट। ओवरी यानी अंडेदानी, जो कि 2 अंडेदानियां होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं, हमारी बॉडी के इनसाइड। और ये जो अंडेदानियां होती हैं, ये जब तकलीफ में आती हैं तो आम तौर पे हमें पता ही नहीं चलता कि कोई तकलीफ है। वो ऐसे सिग्नल नहीं देती आम तौर पे कि किसी को हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाए या कोई गंदा पानी जाने लगे या अचानक से वजन बढ़ जाए या फिर कोई खुजली हो या अचानक से पेट में दर्द हो। आम तौर पर ओवेरियन कंडीशंस यानी कि जो अंडेदानी की बीमारियां होती हैं वो हमारे को दस्तक नहीं देती। उसका आगाज, उस बीमारी का दस्तक बहुत ही चुपके होता है, जिसको हम लोग साइलेंट प्रोग्रेशन बोलते हैं। जब हम ओवेरियन सिस्ट की बात करते हैं तो हम ओवरी की बात कर रहे हैं। कुछ सिस्ट अच्छी होती हैं, नॉर्मल होती हैं, हमारी जिंदगी में ज़रूरी होती हैं, इसीलिए हमें माहवारी मेंसेस आते हैं। ये सिस्ट जो होती हैं ये फिजियोलॉजिकल होती हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग है, कार्यशैली है, उसके लिए अति आवश्यक है। तभी हम एक संपूर्ण महिला हैं और उसी के कारण हमारे महीने माहवारी समय पर दुरुस्त आते हैं और हम एक अच्छा अंडा प्रति माह बनाते हैं और उसके कारण ही हम माँ बन पाते हैं और मातृत्व का आनंद ले पाते हैं। दूसरी तरफ होती हैं सिस्ट जो कि बीमारी के साथ जुड़ी होती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि ठीक हो जाती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है, कुछ ऐसी बीमारियां जो कि कैंसर की शंका के साथ आती हैं, कुछ सीधे ही कैंसर होती हैं और कुछ ऐसी बीमारियां ओवरी की सिस्ट में जिससे कि हम लोगों को कोई कैंसर वगैरह की, ट्यूमर की तकलीफ नहीं होती है, पर हमको हार्मोन्स के साथ तकलीफ होती है और हमारे अंदर का वातावरण बदलता है, जिसकी वजह से या तो महीनों में कुछ अटपटापन आता है या फिर हमारा वजन बढ़ता है या हमारे चेहरे पर मुहासे आते हैं जिसे एक्ने बोलते हैं, या बाल तक शरीर पर बढ़ने लगते हैं, चेहरे पे आने लगते हैं जिसे हर्सुटिज्म बोलते हैं। वो कौन सी ओवरी की सिस्ट होती हैं जो कि नॉर्मल है और जिससे हमें घबराना नहीं चाहिए। और आम तौर पे जब हम लोग सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो एक सिस्ट नामक चीज़ होती है जिससे हम घबरा जाते हैं, हमारे डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर भी हमको अपने हिसाब से राय देते हैं, जिसमें कई बार घबराहट और बढ़ जाती है और परेशान होते हैं, गए किस कारण थे, निकल क्या आया, और उसी उधेड़ बुन में, उसी विशेष साइकिल में, उसी चक्रव्यूह में हम फंस जाते हैं, लिपट जाते हैं। महीना इसलिए आता है कि प्रति माह जो हमारे अंदर खून होता है वो जो बाहर निकलता है वो इसलिए निकलता है क्योंकि हमारी जो बच्चेदानी के अंदर की तह होती है, सतह होती है, उसको ईश्वर मोटा बनाता है, मुलायम बनाता है, कोमल बनाता है, ताकि अगर हमारा बच्चा ठहरे तो वो गर्भ की ओर प्रगति कर सके और बच्चा मजबूत जड़ें ले सके। जब हमारा अंडा एक शुक्राणु स्पर्म से नहीं मिलता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो हमें महीने आते हैं। जब महीने आते हैं तो फिर वही प्रक्रिया, वही साइकिल बुनता है कि हम एक छोटे से अंडे से शुरू होते हैं जो पूर्ण अंडा बन जाता है महीने के बीच। और फिर अगर उस समय पर हमने संभोग किया जो कि असुरक्षित था और हमने माँ बनने की इच्छा रखी और हम माँ बन पाए, तो ये प्रक्रिया चलती है। तो जो वो अंडा बनता है ना, वो अंडा ऐसे तो दिखता नहीं है और ऐसे अंडा भी नहीं होता कि उसको ईश्वर ने कोई प्रोटेक्शन ना दी हो, कोई सुरक्षा ना दी हो। तो वो जो अंडा होता है वो एक पानी के गुब्बारे में होता है, जिस गुब्बारे को सिस्ट बोला जाता है। इस तरह से गोला, उसके अंदर एक अंडा। तो जब सोनोग्राफी करते हैं तो वो सिस्ट जब नज़र आती है तो कई बार हम शंका में पड़ जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। दूसरी तरफ
ऐसा भी होता है कि हम माँ नहीं बन पाए हैं और क्योंकि हम चाहते नहीं थे या हम नहीं बने हैं, तो वही सिस्ट जिसमें अंडा था, अब वो सिस्ट अपना रूप बदलती है और वो सिस्ट बिना इस्तेमाल हुए धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो हमारे पास फिजियोलॉजिकल सिस्ट के रेजिडुअल फॉर्म, ग्रोइंग फॉर्म, फॉलिक्यूलर फॉर्म, ओव्यूलेटरी फॉर्म, कॉपस ल्यूटियल फॉर्म, कॉपस हेमाटोमा फॉर्म, विभिन्न प्रकार के फॉर्म्स होते हैं, यानी रूप स्वरूप होते हैं। बड़े बड़े शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया, मैं डराना घुमाना नहीं चाहती, पर ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं। अब हम आते हैं एक और परिस्थिति में कि कई बार हम सिस्ट टेस्ट ट्यूब बेबी यानी IVF के इलाज में भी देखते हैं, और वो इसलिए होती है क्योंकि हम लोगों ने खुद ही वो सिस्टें बनाई हैं कुछ हार्मोन के इंजेक्शन देके, ताकि हम ज़्यादा अंडे बना सकें। तो ये जो हम करते हैं वो कंट्रोल्ड यानी कि नियमित हिसाब से, काफ़ी रोकथाम के साथ, काफ़ी तवज्जो के साथ हम अंडेदानी को ऐसे इंजेक्शन देते हैं कि वो हमारे अंडे बनाए बिना हम लोगों को कोई तकलीफ़ दिए। तो इसमें हमारे पास ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन तकलीफ आ जाती है, जहाँ वो सिस्ट जो होती हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा फूल जाती हैं या ज़रूरत से ज़्यादा नंबरों में होती हैं, अंकों में होती हैं, और इसी कारण शरीर को रिस्क होती है। पर वो कोई कैंसर नहीं बनाती है और वो समय के साथ चुप हो जाती है और रिवर्स हो जाती है और वापस अपने पुराने रूप में उसी साइज़ में आ जाती है। दूसरी तरफ अगर हमारा अंडा नहीं बनता है तो बहुत से अंडे कोशिश करते हैं वो बड़ा अंडा बनाने के लिए, और जब वो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो एक सिस्ट की जगह बहुत सारी सिस्ट यानी कि पॉली और सिस्ट, तो पॉलीसिस्टिक ओवरी वाली तकलीफ आती है, जो कि अगर हार्मोन डिस्टर्बेंस या बाकी सारी चीज़ों की गड़बड़ाहट के साथ जुड़ी होती है तो PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के साथ जुड़ी होती है, जिसमें या वज़न बढ़ता है या शरीर पे बाल बढ़ते हैं या हार्मोन में तकलीफ आती है या महीने में तकलीफ आती है, कभी कभी बच्चे नहीं होते हैं, और इंसुलिन, डायबिटीज़, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यहाँ तक कि गर्भाशय के कैंसर के साथ भी जुड़ी होती है। तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरी में भी कोई सिस्ट निकालनी नहीं होती ऑपरेशन से, जहाँ तक काम चले तो दवाइयों से और विभिन्न प्रकार के इलाजों से ही काम चलता है। कभी कभी इस सिस्ट को हमको फलगरेट करना पड़ता है, जलाना भी पड़ता है, ताकि जो ये गलत हार्मोन बना रहा है वो कम बनाए, और अगर हमारे अंडे नहीं बन रहे हैं और हम बच्चा चाहते हैं तो ये उसमें मदद करे कि अंडे फिर से बनने शुरू हों और हम माँ बनने का सुख प्राप्त कर सकें। इसी तरह ओवरी के अंदर कुछ ऐसी सिस्ट यानी ऐसे पानी के थैले, गुब्बारे हो जाते हैं जिसके अंदर कभी कभी बड़ा चिकना चिकना पानी, जो कि बिल्कुल चीज़ की तरह होता है, जो आपने देखा है, या फिर उसके अंदर बाल तक मिलते हैं, जो कि एक अलग किस्म की सिस्ट होती है जो कि डर्मोइड सिस्ट कहलाती है। वो भी कई बार देखी जाती है। अटपटी सी बात कह रही हूँ पर ये सच है कि जो शरीर में हमारी चमड़ी बनाता है, जो हमारे बालों को लुब्रिकेट करता है, सीबम चीज़ जैसा मटेरियल जो बाल बनाता है, जो नाखून बनाता है, वो हड्डी बनाता है, ओवरीज के अंदर कई बार सिस्ट के अंदर ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं। ये वाली सिस्ट कई बार छोटी सी होती हैं, कई बार बहुत बड़ी होती हैं, कई बार एक तरफ होती हैं, कई बार दोनों अंडोदानियों में होती हैं। ऑपरेशन ही इसका इलाज है जब ये एक साइज से, एक नंबर से ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, और ये कभी कभी कैंसर भी रखती है। इसके अलावा बिना कैंसर वाली सिस्ट में कुछ ऐसी सिस्ट भी होती हैं जिनके अंदर पानी नहीं होता पर खून होता है, और वो खून नया भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है। आमतौर पे पुराना खून होता है और उसका रंग भी काफ़ी ज़्यादा गहरा खाकी होता है, जिसको आप अगर चॉकलेट खाती हैं तो जो मैं कह रही हूँ उस पर हैरानी होगी, उसको चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के साथ वो जुड़ी होती है, जिसे एंडोमेट्रियोमा बोलते हैं। तो जो हमारे बच्चेदानी के अंदर
जो लाइनिंग का सतह और कण होता है जो हर महीने बढ़ता है और फिर झड़ता है, उसका एक बहुत ही छोटा सा कण ओवरीज के अंदर पाया जाता है कुछ लोगों में, और हर महीने वहाँ ओवरी में माहवारी होती है। ओवरी के पास तो कोई जगह नहीं है कि वो माहवारी के दौरान जब बढ़ता हो तो उसके बाद वो झड़ के बाहर भी आ सके, वहीं पर वो एकत्रित हो जाता है और समय के साथ वो ताज़ा खून लाल रंग का पड़े 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 ब्राउन यानी गहरे खाकी रंग का हो जाता है, मिट्टी जैसा रंग हो जाता है। और ये एंडोमेट्रियोमा है जिसमें कई लोगों को तो कोई भी तकलीफ नहीं होती, कोई भी लक्षण नहीं होते। कई लोगों को बहुत ही ज़्यादा पेट में दर्द होता है इसके कारण। कई लोगों को आम तौर पे माहवारी जब शुरू होती है तो पेट में दर्द शुरू होता है, और माहवारी जब ख़त्म होनी चाहिए और दर्द कम हो जाना चाहिए, उसकी जगह वो दर्द बढ़ता ही जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको ऐसी सिस्ट है तो इसका ऑपरेशन कराना ही है। अगर वो एक साइज से बड़ी है, आपको कितनी तकलीफ है, आपको कितनी पेट में वो बड़ी हो गई है, पेट कितना सूजा है, क्या आपको दर्द करता है वो पेशाब के समय या लैट्रिन स्टूल पास करने के समय या संभोग के समय, तो उन सिस्ट का इलाज किया जाता है। वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता, पर जितना कर सकते हैं उतना करते हैं। इसके सिवा कुछ ऐसी सिस्ट भी देखी गई हैं अंडेदानी के अंदर जो पानी होता है वो बढ़ जाता है। कभी कभी तो बिल्कुल पानी वैसा ही होता है जैसे कि हल्के पीले रंग का हो, जैसे स्ट्रॉ कलर हम बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग हे का कलर बोलते हैं। तो कई बार इसके अंदर चिकनाहट भी मिल जाती है जो कि लेस लेस सी होती है, जैसे कि अंडे का सफ़ेद हिस्सा जो कच्चा होता है जिसको म्यूकस बोलते हैं। तो पानी वाली अकेली हो सकती है या लेस वाली हो सकती है या दोनों का मिश्रण हो सकता है। कभी कभी ये सिस्ट के अंदर जैसे एक अलमारी में एक दराज में खाने से बन जाते हैं, वैसे पॉकेट्स कंपार्टमेंट्स भी बन जाते हैं, और उनके अंदर कई बार छोटी छोटी ग्रोथ भी हो जाती है जो कि छोटे छोटे पौधों जैसी दिख सकती है, जो कि छोटे छोटे कॉलीफ्लावर जैसी ग्रोथ में हो सकती है। तो ये जो मैंने इतनी बात करी वो इसलिए क्योंकि जो ओवरी के अंदर सिस्ट है, अगर उसमें कंपार्टमेंट्स हैं और वो कंपार्टमेंट कितने मोटे हैं, उसके अंदर कितनी ग्रोथ है, उसके अंदर कितना खून जा रहा है, क्या साइज़ है उनका, इसके साथ कैंसर की रिस्क की ग्रेडिंग होती है, उसका अनुमान लगाया जाता है। तो कई बार सिस्ट बड़ी नहीं होती, पर जो उसकी रूपरेखा होती है, जो उसकी सज्जा होती है, उसके हिसाब से सोनोग्राफी पे, खासकर अंदर की सोनोग्राफी पे इन बातों का अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये ओवरी की सिस्ट कितनी कैंसर की तरफ है। और कई बार छोटे साइज़ होने के बावजूद, लक्षण ना होने के बावजूद भी ऑपरेशन करके इन सिस्ट को निकाला जाता है कैंसर की शंका को मद्देनजर रख के। तो जो सिस्ट हैं उसके अंदर कैंसर भी पाया जा सकता है, और कई बार तो सिस्ट बिल्कुल इतनी छोटी होती है कि सोनोग्राफी पे आधे सेंटीमीटर से भी कम हो, और कई बार वो इतनी बड़ी होती है जैसे कि एक टेनिस की, गोल्फ की गेंद बॉल के साइज़ के बराबर, या कई बार इतनी बड़ी जितनी कि एक बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो, इतने बड़े साइज़ की। जब इतना बड़ा साइज़ होता है तो आम तौर पे पेट थोड़ा फूलने लगता है, बड़ा दिखने लगता है। कई बार जो मोटे होते हैं उसमें पता नहीं चलता, और कई बार जो बहुत पतले होते हैं उसमें भी पता नहीं चलता। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपने अगर मेरी बातें सुनी तो आम तौर पे जो ओवरी के अंदर खतरा या कैंसर होता है वो हमको बता के नहीं आ रहा है, वो छुपा छुपा है। कई बार ऐसी ओवरीज की सिस्ट होती हैं, थैलियाँ होती हैं, जो ओवरी के अंदर ही पानी नहीं इकट्ठे करती बल्कि पेट के अंदर भी इकट्ठा करती हैं। और कई बार तो ओवरी में ऐसी सिस्ट होती हैं कि जो ओवरी नॉर्मल ही अपना अंडा बना रही थी, सिस्ट बना रही थी, वो किसी कारण फट गई, या फिर
जो उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, तब उसने नॉर्मल सिस्ट बन के आगे जो ख़त्म होना था उसमें जब वो फटने का समय आया, तो जब अंडा रिलीज़ हुआ, निकला, तो उसने इतना ज़्यादा खून बहा दिया कि उसी का एक फ्रेश खून की, ताज़े लाल फ्रेश खून की एक थैली बन गई, जिसमें अचानक से बहुत दर्द हुई। इसी तरह ऐसी भी थैलियाँ होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कई बार कैंसर में, जो कि बच्चेदानी का कैंसर नहीं बल्कि ओवरीज का कैंसर, जिसमें जो सिस्ट है वो तो है ही है, चाहे वो छोटी सी सिस्ट हो चाहे वो बड़ी सिस्ट हो, पर वो सिस्ट अपने ही रूप की वजह से पेट के अंदर भी पानी इकट्ठा करने लगती है, जिसकी वजह से पेट में पानी काफ़ी हद तक भर जाता है। और ये बात या तो हमको फूले हुए पेट से पता चलती है, या हमको इसलिए पता चलती क्योंकि हमारा वज़न बढ़ रहा है, या हमको लग रहा है हमें सांस नहीं आ रही है, या फिर जैसे होता है ना खाना पूरा पचा नहीं, इनडाइजेशन लग रहा है, पेट में गैस लग रही है, छाती पर भारीपन लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कि हम स्टूल पास कर देते पर कब्जी हो रही है, या फिर कई बार ऐसे लगता है कि पता ही नहीं क्या हो रहा है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ पर ऐसी चीज़ हो रही है जो मेरे साथ कभी नहीं हुई, और जिसको हम अपने शब्दों में अपने डॉक्टर को बताने में भी असक्षम रहते हैं, हम उनको नहीं बता पाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो हमने बात करी नॉर्मल सिस्ट की, कॉर्पस लूटियल सिस्ट की, कॉर्पस हेमाटोमा की, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट की, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिस्ट की, सीरस ओवेरियन सीरस सिस्ट की, सेरोमास की बात करी, म्यूसिनस सिस्ट की बात करी, सीरोम्यूसिनस सिस्ट की बात करी, ओवेरियन कैंसर जैसी सिस्ट की बात करी, और डर्माइड सिस्ट की भी बात करी। क्या होता है कि हम माँ बन जाते हैं, हमारे बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसके बाद आम तौर पे हम अपनी सोनोग्राफी नहीं कराते, सोनोग्राफी कराते हैं तो पेट से कराते हैं, अंदर से नहीं कराते, रेगुलरली यानी समय अनुसार नियमित हिसाब से हम नहीं कराते। तो ये जो अंडेदानियाँ हैं जो कि अंदर पड़ी हैं, वो कब हमारे को तकलीफ दें पता नहीं चलता। जो एक ख़ास बात है ओवेरियन कैंसर की, वो ये है कि वो बिना आमतौर पे लक्षण दिखाए उस समय हमको पता चलती है जब वो चीज़ काफ़ी आगे बढ़ चुकी होती है, यानी एडवांस हो चुकी होती है, साइलेंटली नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स के साथ हमें प्रेजेंट करती है। और एक ऐसा समय आता है कि जब तक हमें पता चलता है तो वो एडवांस्ड ओवेरियन कैंसर होता है। और ओवेरियन कैंसर लेडीज़ में एक बहुत प्रोमिनेंट किलर है, एज इन कि जब हम लोगों को ये पता चलता है तो वो आगे का एडवांस स्टेज होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता करने के लिए। कई बार बच्चेदानी निकालते हैं, अंडेदानी पीछे छोड़ते हैं, और जहाँ वाजिब होता है वहाँ पे करते हैं। तो कई बार ये भी होता है कि कोई कारण से हमने बच्चेदानी निकाली है और अंडेदानी अंदर पड़ी है। कई बार तो लोगों को ये भी नहीं पता होता कि जो हमारी बच्चेदानी है उसके साथ अंडेदानी निकाली भी थी कि नहीं, और निकाली थी तो दोनों निकाली थी, किस तरफ की निकाली थी। तो जिसको यही बात नहीं पता वो सोनोग्राफी भी नहीं कराता, और अगर कराता है तो उस वक्त ध्यान नहीं देता, तवज्जो नहीं देता, डॉक्टर तवज्जो नहीं देते कि वो अंडेदानी अंदर पड़ी भी है कि नहीं, और अगर पड़ी है तो उसमें कोई रोग तो नहीं है, कोई शंका के लक्षण तो नहीं है। ये ब्लड टेस्ट भी होते हैं, पर कोई ऐसा ब्लड टेस्ट नहीं है कि आप करवाएं ब्लड टेस्ट और आप ओवरी के कैंसर के लिए स्क्रीनिंग यानी ढूंढने के लिए टेस्ट कर रहे हैं। उल्टा ये भी है कि इनडायरेक्ट मार्कर्स हैं, इनडायरेक्ट ब्लड टेस्ट हैं जो कि बढ़े हुए आ सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं ओवेरियन कैंसर में, ट्यूमर्स में, पर वो नॉर्मल लोगों में भी होते हैं बढ़े हुए, जैसे कि माहवारी के दौरान, एंडोमेट्रियोसिस के दौरान, कुछ बीमारियां जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस है, ग्रैनुलोमेटोसिस है, ब्रूसेलोसिस है। तो पता ही नहीं चलता कई बार कि ये बढ़ा हुआ किस लिए है, ये एंडोमेट्रियोसिस की वजह से है, बॉर्डरलाइन ओवेरियन कैंसर की वजह से है, ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से है कि नॉर्मल कंडीशन की वजह से। इसलिए कोई ऐसा सीधे टेस्ट नहीं बना है जिसकी वजह से हम बता पाएँ।
कई बार सोनोग्राफी पे जो चीज़ें, सबसे अच्छी सोनोग्राफी चाहे वो अंदर की हो और सबसे बढ़िया मशीन और सबसे बढ़िया करने वाले इंसान डॉक्टर के थ्रू भी हो, फिर भी कई बार हमको सिस्ट के बारे में जानने के लिए, उसके नेचर, उसकी डायग्नोसिस है, उसके लिए कई बार ज़्यादा ऊंचे तकनीक की सीटी स्कैन या एमआरआई कराने की ज़रूरत पड़ती है और अनेक बार खून के टेस्ट तो कराने ही पड़ते हैं। मरीज़ की सारी बातें जानने के बाद उसको बिना एग्जामिन करे, बिना उसको पैल्पेशन करे, बिना उसकी जांच करे तो हमारी डॉक्टरी जांच का बेसिक ही पूरा नहीं होता। ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन के कैंसर का भी मेल मिलाप है ओवरीज के कैंसर के साथ। कई बार जब स्तन का कैंसर होता है तो बहुत से लोगों को ओवरीज का कैंसर भी हो जाता है और कुछ लोगों को स्तन के कैंसर के साथ राय दी जाती है कि ओवरीज यानी अंडेदानी भी आप निकलवा लें। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ ओवरीज के कैंसर ब्रेस्ट कैंसर के साथ मिले जुले होते हैं। कुछ ऐसे कैंसर हैं जो कि जेनेटिकली यानी कि हमारे क्रोमोसोम्स के साथ जुड़े हुए हैं, जो क्रोमोसोम हमारे बस में नहीं है, हम अपने परिवार से, हम अपनी माँ से प्राप्त करते हैं, या कुछ हम अपने पिताजी से भी प्राप्त करते हैं। तो कुछ तो ऐसे हैं जीन्स जो कि ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर दोनों के साथ जुड़े हैं। ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो ओवरी हो जाएगा शायद, और अगर ओवेरियन कैंसर हुआ है और वो जीन पॉजिटिव है तो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इसी तरह कुछ फेमिलियल हेरिडिटरी कैंसर्स होते हैं जो कि ओवरी के कैंसर के साथ जुड़े होते हैं, जहाँ परिवार में या तो आपको या आपके करीबी लोगों को अलग अलग किस्म के कैंसर है। किसी को आंतड़ों का कैंसर है, किसी को बच्चेदानी का कैंसर है, किसी को अंडेदानी का कैंसर है, किसी को ब्रेस्ट का कैंसर है, और केवल स्त्रियों में ही नहीं पुरुषों में भी पाया जाता है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए डॉक्टर पूजा दीवान, मैं गायनेकोलॉजिस्ट। नमस्कार, आप सबको सप्रेम नमस्कार। धन्यवाद।